हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी मेंटोर फरीन आपके साथ। और आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से जो हमने पढ़ लिया था हाफ। ठीक है ना। हाफ के बाद आज हम करते हैं इसका एक और पर्दाफाश। अभी हमने पढ़ा था बर्लिन की वॉल, बर्लिन की वॉल पढ़ी थी हमने। और उसके पढ़ने के बाद हमने जाना उसको क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था और किस वजह से बनाया गया था, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने जाना कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या रणनीतियाँ हमें अपनानी है। तो रोज़ हम टॉपिक वाइज, जैसे आज पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो कल हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए थे, और परसों हमारा शॉक थेरेपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अपने एक बहुत अच्छे मूड को बनाते हुए, सेट करते हुए आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिसमें आपका होगा हर एक चीज़ क्लियर होगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर डाउट दूर होगा। ऐसा पढ़ाऊंगी आप पढ़ने को हो जाओगे खुद ही मेरे साथ मजबूर। ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे थे। आपको पता होगा कि जो सोवियत संघ है ना, वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। कितने से? 15 गणराज्यों से मिलकर। लास्ट क्लास में मैंने आपको उनके नाम भी बताए थे। तो ऐसा क्या हुआ जो सोवियत संघ का पतन हो गया। लोग जो इसकी शरण में आए थे, अब वही लोग इससे दूर जाने लगे। इसके मेंबर न बनने के कारण, मतलब कि इसके मेंबर नहीं बना रहना चाहते थे अब वो, तो कुछ तो कारण घटे होंगे ना। तो सबसे पहले हम अपने पेपर में जो शुरुआत करेंगे ना, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर में, तो इसी तरह से इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे और इसी पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। आपको अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर आराम से मिलेंगे, कहीं आपका कोई नंबर इधर उधर नहीं होगा। बशर्ते कि आपको बहुत अधिक नहीं लिखना है। ठीक है। आपको मेरे बारे में पता होगा, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, 2 टाइम्स यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, 1 टाइम पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है, और अभी भी मेरी पढ़ाई जो है वो रनिंग में। और अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको पता है मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आइए अब पढ़ते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या था, सोवियत संघ में एक दल का शासन था। एक दल कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी किस पर आधारित थी? समाजवाद पर आधारित थी। समाजवाद में क्या होता है, जितने भी संसाधन होते हैं उस पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। और जब सरकार का स्वामित्व होता है तो वही सारे निर्णय लेती है, वही हर चीज़ की मालिक होती है। और ये कहती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, समाज में संसाधनों पर सभी का दायित्व है, किसी एक का दायित्व नहीं है। आर्थिक संकट इसके युद्ध हुए। जिस तरह से अमेरिका आगे बढ़ रहा था हथियारों की होड़ में, ये बेचारा पीछे रह गया। अफगानिस्तान से वॉर हो गया, ये तब भी पीछे रह गया। राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी। आप देख लोगे, पश्चिमी बर्लिन अलग था, पूर्वी बर्लिन अलग था, हमेशा ही टकराव की स्थिति रहती थी। राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। राष्ट्रवाद के लिए लोग अब मुखर आवाज़ें उठाने लगे थे। अब वो अपनी आज़ादी की मांगे करने लगे थे, और उन्होंने कह दिया था कि अब हम ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं अपनाएंगे जिससे हमारी जो निजी स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाए। जैसे 15 राज्य से अलग हो गए थे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो गोर्बचेव के सुधार थे। आपको इनके बारे में अलग से नोट दूंगी, जिस तरह से मैंने आपको बर्लिन की दीवार के बारे में बताया था। आपकी 2 से 3 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। 15 मिनट में तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। बस आपको लगातार पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है ना। अब देखो, सोवियत संघ में एक दल का शासन, हमने हेडिंग डाली, हेडिंग को अब बताएंगे। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। और जब एक ही पार्टी रही तो क्या हुआ, सभी संस्थाओं पर इस दल का संपूर्ण नियंत्रण रहा। 15 गणराज्यों ने आपस में मिलकर इसको स्थापित बनाया था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, यानी जिन राज्यों ने मिलकर इसको गणराज्य बनाया था, ये उनकी जो ख्वाहिशें थी उनका दमन करता था, उनकी जो निजी जिंदगी थी उनका दमन करता था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अपना आर्थिक संकट। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक संकट। देखो, जहाँ एक और अमेरिका बढ़ रहा था अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने जो संरचनात्मक संसाधन है उन पर काम कर रहा था, तो वहीं ये हथियारों की होड़ में सोवियत संघ बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान न दे सका और इससे भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ जो प्रौद्योगिकी में भी काम था, जो
मतलब मेन चीज़ होती है सड़क, उत्पाद, सड़क हो गया, आपकी अधिसंरचना में आपका परिवहन हो गया, आपकी ऊर्जा हो गई, उन सब में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। बुनियादी ढांचे में जैसे परिवहन और ऊर्जा में बहुत अधिक पीछे रह गया। पीछे रह गया मतलब बढ़ा ही नहीं आगे। इसने इतने सारे हथियार बना लिए। लोगों को रोटी चाहिए, खाने के लिए हथियार थोड़ी चाहिए, है ना। और आने जाने के लिए परिवहन चाहिए, गोली पे बैठ के थोड़ी चले जाएंगे वो लोग। तो ये सारे कारण थे इनके। राजनीतिक अस्थिरता क्या थी, मैं आपको पहले बताया कि राजनीतिक अस्थिरता क्यों थी। मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीएसयू के नियंत्रण में एक दलीय शासन, आपको पता हो। और जो सीपीएसयू थी, ये शासन करने की अनुमति केवल इस पे थी। जब इसी को शासन करने की अनुमति थी तो सभी संसाधनों पर इसका अपना नियंत्रण था, केंद्रीकरण था प्रत्येक चीज़ पर इसका। और राजनीतिक विरोध का दमन किया जाता था। जैसे आप मूवमेंट्स करने लगो, आप आंदोलन करने लगो सरकार की किसी नीति के खिलाफ, किसी कानून के खिलाफ, तो उनका दमन कर दिया जाता था। और ये रूढ़िवादी शासन को ही कायम रखना चाहते हैं। जो पहले से चलती आ रही नीतियाँ हैं, जो पहले से चल रहे थे, उन सबको बनाए रखना चाहती थी। ये किसी भी अदर जो सेंटर था उसको नहीं आने देना चाहती थी। अदर जो शक्ति थी उसको क्या कहते थे, नहीं हमारी एक ही पार्टी है, हमारा एक ही नारा है कि कम्युनिस्ट ही हमको बस प्यारा है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब देखो राष्ट्रवाद का उदय, सोवियत संघ के विघटन में राष्ट्रवाद का उदय होना उसके विघटन में मील का पत्थर साबित हुआ है। चूंकि सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों के एक साथ मिलकर आने से हुआ तथा इनकी भी विभिन्न राष्ट्र पहचाने थी और इनकी पहचानों को सोवियत केंद्र द्वारा दबाया गया। जब 15 राज्य एक साथ आते, वो चाहते वो भी अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपनी बोलचाल, अपने रीति रिवाज को अपनाए। लेकिन जब केवल एक ही राष्ट्र का दबदबा रहा, उसने ही इन सब की इनके जो कल्चर्स, रिचुअल्स, जो प्रैक्टिस थी, उन सब का दमन किया। तो ये लोग भी राष्ट्रवाद के लिए मुखर हो गए, है ना। तो सोवियत केंद्र के कमजोर होने के साथ इन राष्ट्रीय चेतनाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों के रूप में खुद को व्यक्त किया और अलग होने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जैसे आप हमें दबा रहे हो। तो हम इन्होंने भी किस तरह से कि अब इन्होंने स्वतंत्र होने की ठान ली और ये स्वतंत्र होकर रहे भी। ठीक है। आगे आपको अभी एक और पढ़ाएंगे और समझ में आ गया होगा। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिख के आना है बेटा, इनफ है। इतने नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी कि विघटन के क्या क्या कारण रहे सोवियत संघ के। सोवियत में जो एक दल था, आर्थिक संकट था, राजनीतिक अस्थिरता थी, राष्ट्रवाद का दल, गोर्बाचेव के सुधार। इनके लिए अलग से मैंने आपको बताया कि अलग से नोट्स बनवाऊंगी। अभी जो हेडिंग है, हेडिंग बाय हेडिंग हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं ये रहा। तो गोर्बाचेव के सुधार, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार सोवियत संघ में हुए राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? उन्होंने जो राजनीति में बदलाव किए, उन्होंने जो आर्थिक बदलाव किए, उन्हें कहा जाता है। मुख्य रूप से 1980 के दशक के अंत में शुरू हुए। इन सुधारों को क्या कहा जाता है? पेरेस्ट्रोइका और ग्लास नोट्स। पेरेस्ट्रोइका और ग्लास नोट्स कहा जाता है। जैसे क्लास नोट, ऐसे ग्लास नोट आप करके याद लिख लेना, जिनका उद्देश्य सोवियत प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना था। इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की, लेकिन ये जो इनके सुधार हैं, इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट करके बताऊंगी। अभी सिर्फ हमने सोवियत संघ के विघटन के कारण जाने हैं। ठीक है। जब आपको याद हो जाएगी आप इनमें एक दो ऐड कर देना, और जब एक दो ऐड करोगे आप तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हो और आप चाहते हो आपको ऐसी वीडियोस मिले जिसमें आपको नोट्स मिले साथ साथ में, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर मिले, MCQs फॉर्म में मिले, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।